नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। भरतपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। और थमे भी कैसे? जनप्रतिनिधि ही जब कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाने लगे तो आम आदमी की कौन बात करे। बयाना विधायक अमर सिंह जाटव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में स्वागत सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के गांव पुरा हर हाल में लोगों ने विधायक का स्वागत कार्यक्रम रखा था, जिस कार्यक्रम में विधायक शामिल हुए थे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब सरकार के ही विधायक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। इसके बावजूद कई लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, जिन्हें सबक बेहद सिखाना जरूरी हो गया है। तस्वीरें बांसवाड़ा की है, जहां बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज रही है। शहर के अलग अलग जगहों पर कोतवाली पुलिस ने 22 लोगों को पकड़कर उन्हें नया बस स्टैंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। बताते चले, नया बस स्टैंड के निकट स्थित रैन बसेरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ये लोग शहर में बेवजह घूम रहे थे। पुलिस जब इन लापरवाह लोगों को क्वारंटाइन सेंटर लाई तो कुछ लोग पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे और कुछ पैर छूकर माफी मांगने लगे। बिना वजह से सड़कों पर घूमते हुए करीब 22 लोगों को अभी संस्थागत क्वारंटाइन कराया गया है। तो बार बार समझाइश के बावजूद भी ये लोग आज वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे और बिना वजह बिना मास्क लगाए इधर उधर सड़कों पर बिना कारण से घूम रहे हुए पाए गए। तो इनको संस्थागत क्वारंटाइन कराया गया। इसमें अग्रिम कार्रवाई एसडीएम साहब और उनके द्वारा की जाएगी। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान, और वृक्ष है इस पर्यावरण के आभूषण, इनसे होता दूर प्रदूषण। वृक्षारोपण की इसी अहमियत को बताने निकली बाड़मेर की बेटी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से भारत भ्रमण पर बाइक से निकली नीतू चोपड़ा ने दिल्ली पहुंचकर अपनी यात्रा खत्म कर ली। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट और जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समापन कार्यक्रम में मौजूद रहे। नीतू ने बताया कि 12 जनवरी युवा दिवस पर यात्रा खत्म होनी थी, लेकिन एक्सीडेंट में बाइक खराब होने की वजह से 2 दिन की देर हो गई। नीतू ने 20,000 से ज्यादा किलोमीटर फॉर यूथ युवा जागेगा तभी तो देश बचेगा की थीम को लेकर यात्रा की है। इस दौरान शेखावत ने कहा कि ये बेटी प्रधानमंत्री की संकल्पना सशक्त युवा और महिला सशक्तिकरण का बेमिसाल उदाहरण है। नीतू राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली है। क्योंकि कुछ भी करना है तो युवाओं को जगाना जरूरी है और वही देश के आने वाले भावी कर्णधार हैं। तो प्रकृति जल है तो कल है, प्रकृति है तो हम हैं का संदेश हमने जा के हर स्टेट में दिया। हर स्टेट में जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ में, क्लब्स के साथ, युवा ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन किया। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। भारतीय संगीत की लय थम गई, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए। कत्थक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी नहीं रहे। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। पिछले 1 महीने से बिरजू महाराज का इलाज चल रहा था। बीती रात करीब 12:30 बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित ब्रजमोहन
मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी। बिरजू महाराज को 2012 में विश्वरूपम फिल्म में नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तीसरी लहर के बीच लोगों की भारी भीड़ में शामिल लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे और न मास्क लगाने की जहमत उठा रहे हैं। वो भी तब जब कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई है। जी हाँ, उन्नाव में खुद को बसपा प्रत्याशी बताने वाले देवेंद्र सिंह ने कोविड नियमों को तार करते हुए बिना मास्क के भीड़ जुटाकर जनसंपर्क किया और अपने समर्थकों के साथ गलियों में जुलूस निकाला। शुक्लागंज के प्रेम नगर अंबेडकर पार्क में जनसभा को भी संबोधित किया। इतना सब होता रहा और उन्नाव प्रशासन अनजान बना रहा। यहाँ शक्ति प्रदर्शन के लिए आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना प्रोटोकॉल को तार किया गया। आपको बता दें कि उन्नाव की सदर सीट से बसपा से दावेदारी कर रहे देवेंद्र सिंह ने बिना अनुमति भीड़ जुटा ली और बिना मास्क के भीड़ जुटाकर जनसंपर्क किया। इन तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्नाव जिला प्रशासन प्रत्याशियों के जुलूस पर रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। वैक्सीन लगवाओ, टी शर्ट पाओ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ के कमिश्नर ने एक अनोखी पहल शुरू की है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण करवाने वाले युवाओं को अब वैक्सीन के साथ टी शर्ट उपहार में दी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले युवाओं को स्लोगन वाली टी शर्ट दी जाएगी। मेरठ मंडल के सभी 6 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। ऐसा करने के पीछे बड़ा कारण जल्द से जल्द युवाओं को 100% वैक्सीनेटेड करना है। वैक्सीनेशन के बदले टी शर्ट का यह अभियान शुरुआत में मेरठ मंडल के 6 में से 2 जिलों में चलेगा। पहले फेज में मेरठ और बुलंदशहर में यह प्रयास किया जाएगा। पहले फेज में लकी ड्रॉ निकालकर टी शर्ट बांटी जाएगी। बाद में हर वैक्सीन लगवाने वाले युवा को टी शर्ट दी जाएगी। मैंने बिल्कुल अभी वैक्सीन लगवा लिया और सब बच्चों को मैं यही कहूँगी दैट दे शुड गो फॉर इट एंड दे शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन देयर माइंड। तो ये जो कदम उठाया है सरकार ने, मोदी जी ने, ये बहुत बड़ा कदम और बहुत अच्छा कदम है, जिससे खासकर बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी और हम जिस तरीके से लगे हुए हैं सारे हेल्थ वर्कर्स, वो भी बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। उम्मीदों का टीका महामारी के पंजे से तो बचाता ही है, असाध्य बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पिटरवार के इस शख्स के साथ, जिनका नाम है दुलारचंद मुंडा। 4 साल पहले सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। न पांव पर खड़े हो पाते थे, न जबान साथ देती थी। तब से खाट पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। तभी चमत्कार हुआ। स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका ने घर पर ही उन्हें कोविशील्ड का पहला टीका क्या लगाया। अगले ही दिन बेजान शरीर में जैसे जान सी आ गई। रीढ़ की बीमारी ठीक हो गई तो जबान भी कैंची सी चलने लगी। पूरा तो कुछ न बोलवा नहीं पा रही उतना, हमें कुछ इतना। जब से 6 तारीख के ले लियो सुबह, तब से तीन बदन भी तीन फुर्ती आवे लगल। खुशी है मैंने कैसन खुशी से चल लालन बेस पूजा है। अच्छा, पहले कैसन रहा हलो? पहले धीरे दुख में रही अथी से। पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर धर्म नगरी में ठंड और कोरोना का खासा असर देखने को मिला। जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, वहां चंद लोग ही देखने को मिले। जी हां, ये नजारा है वाराणसी के 80 घाट का, जहां चंद लोग ही भागीरथी में स्नान करते नजर आए। पुरोहितों की चौकियां सुनसान पड़ी थी, न मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी और न ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। जबकि तस्वीरें पौष पूर्णिमा के दिन की हैं। इस दिन काशी से प्रयागराज तक गंगा किनारे श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है, लेकिन काशी के घाट सुनसान पड़े हैं। पहले तो हजारों की भीड़ थी और अभी तो कोरोना के चलते एकदम भीड़ है ही नहीं है घाट पर। ऐसा क्यों कर?
और ठंड भी है, इसके कारण मतलब जनता आ नहीं रही है। और पहले बहुत भीड़ लगता था, लेकिन अब भीड़ एकदम नहीं है। अगले बार आया था तो हज़ारों संख्या में दिख रहे थे, और अभी तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से भीड़ ही नहीं है। ऐसा नज़ारा सिर्फ 80 घाट का ही नहीं बल्कि सभी घाटों का रहा। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में आए कई संत महात्मा अपने अनूठे अंदाज और खास गेटअप की वजह से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं शिवयोगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सिर से कमर तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 500 मालाएं। कोई माला 11 रुद्राक्ष की है तो कोई 21, 51 और 108 रुद्राक्ष की। बाबा के शरीर पर तो रुद्राक्ष रहते ही हैं, इसके साथ ही करीब 100 माला वो अपने सिर पर भी बांधे रहते हैं। इनमें कई रुद्राक्ष एक मुखी हैं तो कई 16 मुखी तक। 11,000 रुद्राक्ष का संकल्प करीब 3 साल पहले ही पूरा हो चुका है और वो 51,000 रुद्राक्ष धारण करने के लक्ष्य पर हैं। 11,000 से ज्यादा रुद्राक्ष धारण करने वाले ये बाबा हैं शिवयोगी मौनी महाराज। मौनी बाबा अमेठी के परमहंस आश्रम के महंत हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा की खासियत ये है कि वो ना तो खरीदे हुए रुद्राक्ष पहनते हैं और ना ही किसी से मांगते हैं। वो सिर्फ वही रुद्राक्ष पहनते हैं जो किसी संत या महापुरुष द्वारा उन्हें भेंट किए जाते हैं। उनके भक्त भी उनकी कठिन साधना को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। रुद्राक्ष वाले मौनी महाराज मेले में जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीड़ से घिर जाते हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस कहावत को सामाजिक संस्था रोटी बैंक के लोग सही में चरितार्थ कर रहे हैं। हर दिन 100 से अधिक जरूरतमंदों को भोजन देकर मानवता की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। कभी कभी जरूरतमंदों की संख्या 2 से 500 तक भी हो जाती है, फिर भी सभी को भोजन दिया जाता है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन की है। दशमेश सेवा सोसाइटी और रोटी बैंक के अध्यक्ष सरबजीत सिंह के मुताबिक इस महीने 60 परिवारों को राशन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत नाहन में करीब 40 परिवारों को महीने भर का राशन उपलब्ध कराया गया, जबकि 20 परिवारों को राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। रोटी बैंक का मुख्य मकसद जरूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराना है। भी कोरोना को देखते हुए घर घर जाके राशन देने का फैसला किया गया जी। दशमेश रोटी बैंक की वरिष्ठ सदस्य सतेंद्र कौर ने बताया कि रोटी बैंक से प्रेरित होकर उन्होंने एक और मुहिम चलाई है, जिसके तहत सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मौसम सुहावना हो चला है। घाटी में गुनगुनी धूप खिल गई है। इसके बावजूद यहाँ के बाशिंदों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद बेशक मनाली का मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। मनाली में मौसम के साफ होते ही तापमान में खासी गिरावट आ गई है, जिससे घाटी के लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई है। तापमान माइनस में होने से नलकों का पानी भी जम गया है। वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में खासी दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा घाटी में मौसम सुहाना होने के बाद हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से हिमस्खलन वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की है। इससे राहत ये है कि हमारे को धूप सेकने का भी मज़ा आता है थोड़ा, और टूरिस्टों को भी अच्छा खेलने का मज़ा आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार बर्फबारी होने से यहाँ के तापमान में तो वैसे बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। -6-7 डिग्री तक भी चला गया है। पर्यटन नगरी धर्मशाला को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां, शीतकालीन सत्र के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला आ रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस चुनावी साल में धर्मशाला को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे दावे अभी से होने शुरू हो गए हैं। 19 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का शेड्यूल धर्मशाला के लिए तय हो चुका है। सीएम धर्मशाला आकर 250 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें से सबसे महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना है, जिसके जरिए लोअर धर्मशाला को अपर धर्मशाला के साथ जोड़ा जाएगा। रोपवे के संचालन से धर्मशाला में पर्यटन क्षेत्र में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इस बात की घोषणा धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। विधायक ने कहा कि सीएम 19 जनवरी को धर्मशाला में पिछले 4 साल से बन रहे युद्ध संग्रहालय का भी लोकार्पण करेंगे। यही नहीं, सीएम जयराम ठाकुर 19 जनवरी को ही धर्मशाला में पर्यावरण और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सहित फॉरेंसिक साइंस लैब के भी भवन का उद्घाटन करेंगे। सर, आप देख रहे हैं कि हमें क्या दिक्कतें दिखाई दे रहा है इस वीडियो में भी, पर हम बता सकते हैं कि हमारे घर टूटे हुए हैं। गौशाला टूटी 3 साल हो गए, ना तो यहाँ कोई प्रधान दे रहा है हमें गौशाला, हमने पाँव भी उनके छुए जाके। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कई लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। न्यूज़ 18 इससे पहले कई ऐसे लोगों के घरों का हाल दिखा चुका है। लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए, लेकिन उन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि लोगों ने अपने पंचायत प्रतिनिधियों के पांव तक पकड़े, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। जबकि सरकार ये दावा करते नहीं थकती कि जिले के अंतिम व्यक्ति तक वो इन योजनाओं का लाभ पहुँचा चुकी है। थक हार कर लोग न्यूज़ 18 को फोन करके अपनी समस्या बता रहे हैं। आए दिन लोग न्यूज़ 18 को फोन कर अपनी व्यथा बताते हैं और जिम्मेदारों तक गुहार पहुंचाने की फरियाद करते हैं। तो आप अभी देख ही चुके हैं 10 मिनट पहले कि हमारी गौशाला कितनी टूटी हुई है, वहाँ पे पानी आता है और घर का ये हाल है कि अंदर मतलब पानी आ रहा है, फर्श पूरा गीला है। जल्लीकट्टू सांड और इंसान के बीच खेला जाने वाला रोमांचक खेल। तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरै की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मदुरै स्थित पिलामेडु क्षेत्र में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हो गई। इस खेल के प्रतियोगी को एक समय में बैल के कुबड़ को पकड़ने की कोशिश करनी होती है। बैल को वश में करने के लिए इसकी पूंछ और सींग को पकड़ा जाता है और बैल को एक लंबी रस्सी से भी बांधा जाता है और जीतने के लिए एक समय सीमा में बैल को काबू में करना होता है। कुल मिलाकर खेल में बैल को वश में करना ही इस खेल का लक्ष्य होता है। जल्लीकट्टू खेल को पुराने समय में येरुथाजुवुथुल से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है जल्लीकट्टू को गले लगाना। जली का मतलब है सिक्के और कट्टू का मतलब है बैग, जिसका मतलब है सिक्कों से भरा हुआ बैग जो बैल के सींगों पर बंधा होता है और जीतने वाले यानी विजेता को ये बैग मिल जाता है। गौरतलब है कि पोंगल पर 3 जल्लीकट्टू कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आईएनएस खुखरी युद्धपोत विशाखापत्तनम से दीव पहुंच गया है। दीव कलेक्टर सलोनी राय ने बताया कि 26 जनवरी को इसे दीव प्रशासन को देने की प्रक्रिया की जाएगी। इसे डिस्प्ले पर रखा जाएगा और लोगों के लिए भी इसमें सारी सुविधाएं दी जाएगी कि लोग भी इसे अंदर से देख पाए। गौरतलब है कि आईएनएस खुखरी देश की 32 साल की शानदार सेवा के बाद पिछले महीने सेवा मुक्त हुआ था। यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट में से पहला जहाज था। बता दें कि कॉर्वेट एक छोटा युद्धपोत होता है। यह परंपरागत रूप से पोत की सबसे छोटी क्लास है। एक कॉर्वेट का इस्तेमाल तटीय गश्ती जहाज, मिसाइल नाव और तेज हमले वाले जहाज के रूप में किया जाता है। कॉर्वेट 23 अगस्त 1989 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था और इसे पश्चिमी बेड़े का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त था। आईएनएस खुखरी के 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की, जो दुनिया का 30 बार चक्कर लगाने के बराबर है। इसके अलावा ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 3 गुना है। ये जहाज भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से जुड़ा था। जिस कला पर आप निसार हैं, रंगों के जिस संयोजन पर आप मुग्ध हैं, उससे जुड़ी एक और खासियत जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आमतौर पर कला की दुनिया के लोग फक्कड़ होते हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग है। जी हाँ, केरल के कोट्टायम में नए साल की बम्पर लॉटरी में पेंटिंग करने वाले एक स्थानीय कामगार ने 12 करोड़ रुपए जीते हैं। अयमानम के सदानंदन ने तिरुवनंतपुरम में लकी ड्रॉ जारी किए जाने से चंद घंटे पहले ही रविवार सुबह एक विक्रेता से लॉटरी टिकट खरीदा था। पिछले 50 वर्षों से पेंटिंग कर रहे सदानंदन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सुबह सिल्वन नाम के लॉटरी विक्रेता से उस वक्त यह टिकट खरीदा था जब वो मांस खरीदने के लिए बाजार में गए थे। सदानंदन इस पैसे से अपने बच्चों के बेहतर जीवन यापन की व्यवस्था करेंगे। चूल्हे पर चढ़ते ही चावल के सफेद दाने पककर लिबलिबे हो गए। हाथों से छुआ तो चिपटे होने लगे। थोड़ा और दबाया तो उन दानों का कचूमर ही निकल गया।
मोतियों से इन दानों का अपनी आंखों के सामने ये हाल देखकर परतापुर के ग्रामीण के तो होश उड़ गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि सफेद सफेद चावल चूल्हे पर उबलते ही आखिर गलकर पिघलने क्यों लगे। तो कैसे मालूम हुआ कि इसमें प्लास्टिक का चावल है? सर हम बना रहे थे खाना बनाने के लिए चावल, तो उसमें बिछने लगा तो हमको दांत दर्द हो रहे तो एकदम चिपटा हो गया, तो उसलिए देखे कि प्लास्टिक है। हैरान परेशान ग्रामीण मिलावटी चावल की पोटली लेकर परतापुर गांव के उस पीडीएस डीलर के पास पहुंचे जिससे उन्हें अनाज से भरा ये बोरा थमाया गया था। तो ग्रामीणों की शिकायतें सुनकर पीडीएस डीलर ने सारा ठिकरा एसएफसी के मत्थे ही फोड़ दिया। चावल में कुछ फेंटे हुआ है, प्लास्टिक है कि क्या है चावल, अब समझ में नहीं आता है। लेकिन हम तो पूरा सील बोरा खोल रहे हैं, उसमें निकल रहा है। बांस की सख्त रेशों को आकार देते माहिर हाथ, बांस के बेजान टुकड़ों में जान भरते माहिर हाथ। हसनगंज की ये महिलाएं कल तक अपने हालात पर बेबस थी। पति की नौकरी छूटते ही दाने दाने की मोहताज थी। जब जीविका जैसी संस्था ने हाथ बढ़ाया तो इन महिलाओं ने उन हाथों को थामने में देर नहीं की। बांस के टुकड़ों से कारीगरी सीखी और आज वही महिलाएं बांस के छोटे छोटे टुकड़ों से कमाल की कारीगरी कर रही है। टिफिन क्लियर सीख चुके हैं और चाय बनाने के लिए सीख चुके हैं और क्लिप बनाने भी सीख चुके हैं और चटाई बुनने भी सीख चुके हैं। सदियों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहे इंद्रावती नदी के पार बसने वाली पंचायतों के निवासियों के दिन फिर चुके हैं। माओवाद का टापू ध्वस्त हो चुका है। लाल आतंक से फैला अंधियारा छट गया है। नक्सलवाद की राजधानी अबूझमाड़ की छाती पर विकास का पुल तैयार होने से आदिवासी जनजीवन में आमूल चूल परिवर्तन दिख रहा है। चिरपाल, तुमरीगुड़ा, काउरगांव और पाहुरनार के साथ आधा दर्जन से अधिक पंचायतों में बिजली के पोल पहुंच चुके हैं। जल्द ही इनके घर अब इलेक्ट्रिक की दुधिया रोशनी से रोशन होंगे। अभी जो ये पुल बना है छितनार में, और जो किस तरीके से राहत महसूस हो रही है ग्रामीणों को और आने जाने वाले लोगों को? अच्छा सुविधा मिल गया आवागमन के लिए। पहले तो बहुत दिक्कत जाती थी। पहले कैसे करते थे? पहले नाव से या डोंगी से। तो कई लोगों की इसमें जान भी गई होगी। हाँ, बहुत जल्दी जान गई नाव डूबने से। नाव डूबने से। अभी अब तो इस तरीके से कोई परेशानी नहीं है। देश की सरहदों से दूर अपने घरों में हम महफूज चैन के साथ सोते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरहद पर कोई हमारे लिए जाग रहा होता है। न गर्मी, न सर्दी, न बारिश, कोई भी मौसम उनके लिए छुट्टियों वाला नहीं होता। हर आफत, मुश्किल से बेपरवाह वे बस अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। कड़ाके की ठंड में जब हम अपने घरों में रजाइयों में दुबके रहना पसंद करते हैं, कोई भारी बर्फबारी के बीच भी सरहदों की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में